2 सितंबर 1946 एक ऐसा दिन जिस दिन नीतीश कुमार बोस अपने दोस्त कृष्ण कृपलानी को एक लेटर लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वो बताते हैं जो भी इन्होंने 16 अगस्त की दिन में देखा होता है, जिसकी सुबह भयपूर्ण होती है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे हिंसा बढ़ती जाती है। मुसलमानों की दोपहर में एक भीड़ आती है जो कि हिंसादायक स्पीच सुन के आ रही होती है सुरवरती की, जिसने न सिर्फ शॉप्स बंद करनी शुरू की बल्कि लोगों के घर भी जलाने शुरू किए। पहले हिंसा मुसलमानों से बढ़ी पर फिर हिंदुओं ने भी हथियार उठा लिए और कलकत्ता के वो कुछ दिन इतने भयानक बन जाते हैं जो 4000 लोगों की जान ले लेते हैं। या जिसे मैं अपनी भाषा में कहूँ तो कलकत्ता की दिन की रोशनी में नफरत का काला साया छा जाता है जो हर किसी को अंधा बना देता है। और शायद जिन्ना की वो बात सच निकली जब उसने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था 29 जुलाई को कि या तो इंडिया विभाजित होगा या तो बर्बाद, इंडिया विल बी डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड। पर एक बात होती है कि आखिर ये दिन आया है क्यों और इस दिन को काबू क्यों नहीं किया जा सका और कैसे इसने हमारे इतिहास को पूरी तरीके से बदल के रख दिया और हमारे देश के विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण बना। चलिए जानते हैं। मैं हूं अंशेश्वरी लक्ष्मी और आज हम जानेंगे डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में। I call upon all the Muslims of this country to take to direct action. From Friday the 16th of August, we will resort to direct action till we have achieved our cherished goal, our Pakistan. पाकिस्तान पाकिस्तान। डायरेक्ट एक्शन डे क्यों हुआ और लोगों के बीच में आखिर इतनी नफरत कैसे फैल गई थी, इसको जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा, बल्कि बहुत पीछे 1857 में, जहाँ पे हम देखते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ होता है और ब्रिटिशर्स को एक बात तो समझ आ जाती है कि अगर उन्हें इंडिया पे राज करना है तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लानी होगी, इस एकता को तोड़ना होगा, तभी वो इंडिया पे राज कर पाएंगे। जहाँ पे वो उन लोगों को इंकरेज करना शुरू कर देते हैं जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में काम आ रहे होते, जहाँ पे सर सैयद अहमद खान का नाम आता है, जिन्होंने 1887 में ऐसी स्पीचेस देनी शुरू की होती है जो कहीं ना कहीं मुसलमान को बताती होती है कि हिंदू कैसे उनके लिए खतरा है। साथ ही में राजा शिव प्रसाद होते हैं जो हिंदुओं को ऐसा बताते हैं। यहाँ तक सर सैयद अहमद खान 2 नेशन थ्योरी भी देते हैं, जैसा उन्हें फादर ऑफ 2 नेशन थ्योरी कहा जाता है। 2 नेशन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जो कहती थी कि इंडिया सिर्फ एक इंसान का नहीं यानी 2 लोगों का देश है, एक हिंदू का एक मुसलमान का। इसमें सिर्फ एक देश नहीं 2 देश हैं, एक हिंदू का एक मुसलमान का, जो कहीं ना कहीं दरार पैदा करता था 2 कम्युनिटीज के बीच में। इसी के आगे हम देखते हैं कि 1995 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, जहाँ पे बहुत लोग इसका विरोध करते हैं और आपको पता है जिन्ना भी उनमें से एक थे जहाँ पे वो उसका विरोध करते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि एक और बहुत बड़ा स्टेप होता है इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में, जहाँ पे हम देखते हैं कि 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है और मुस्लिम लीग क्लेम करती है कि वो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव है। इसी के आगे हम देखते हैं 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट आते हैं, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट रिजर्व सीट से थोड़े मिलते जुलते हैं पर अलग भी हैं, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट कहती है कि सिर्फ एक कम्युनिटी का ही इंसान खड़ा हो सकता है और सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग ही उसे वोट दे सकते हैं। वहीं पे रिजर्व सीट कहती है कि सिर्फ एक कम्युनिटी का इंसान खड़ा हो सकता है पर सारी कम्युनिटीज उसे वोट दे सकती है। और इसी वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट एक बहुत ज़्यादा खतरा बन जाती है जो कहीं ना कहीं लोगों को अलग कर रही होती है, लोग में दरार ला रही होती है। आगे हम देखते हैं जैसे 1915 में हिंदुओं के लिए हिंदू महासभा बनती है और 1925 में RSS बनती है। जो असल मुस्लिम लीग ज़्यादा प्रिविलेज मुस्लिम्स के ही पास होती थी, उसी पे उसका इन्फ्लुएंस होता था, पर RSS का पुअर्स और ग्राउंड लेवल के हिंदूज पे भी होता था, जिसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल के मुसलमान थे उन पे भी इफेक्ट पड़ रहा था और वो भी मुस्लिम लीग से जुड़ रहे थे। 1932 में हम कम्युनल अवार्ड देखते हैं जो ब्रिटिशर्स देते हैं, जो कहीं ना कहीं एक और स्टेप होता है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को और बढ़ोतरा देने के लिए, जहाँ पे गांधी जी इसका विरोध भी करते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये दरारें और बढ़ती जाती हैं और नफरत और बढ़ती जाती है। पर एक क्वेश्चन होता है कि मुस्लिम लीग को क्यों रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था मुसलमानों का? इसका एक बहुत बड़ा उत्तर है हिंदू महासभा का इन्फ्लुएंस होना कांग्रेस के लोगों पे। कांग्रेस के कुछ लोगों का इतना इन्फ्लुएंस होता था हिंदू महासभा का कि मुसलमानों को लगने लग गया कि कांग्रेस तो सिर्फ हिंदुओं के लिए है ना कि मुसलमानों के लिए, वो तो हिंदू पार्टी है। इसी वजह से उनकी दूरी कांग्रेस से बढ़ने लगी और मुस्लिम लीग से और पास आने लगी, जहाँ पे हम देखते हैं कि 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन में मुस्लिम लीग को बहुत सीटें तो नहीं मिलती हैं, पर उसी जगह 1946 की प्रोविंशियल इलेक्शन में मुस्लिम लीग बहुत अच्छे से जीतती है और जितनी भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज होती है वहाँ पे अपनी सरकार बनाती है, मेनली सिंध में और बंगाल में, और ये सरकार
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एक्शन डे के लिए। हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में कांग्रेस ही सरकार बनाती है, पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में मुस्लिम लीग का सरकार बनना कहीं ना कहीं जिन्ना इसको अपनी लेजिटिमेसी मान रहा था पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए, या अपने आप को एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव मुसलमान बताने में। पर हमें ये नहीं बोलना चाहिए, इस इलेक्शन में सिर्फ 14% ही मुसलमान थे जो कि प्रिविलेज क्लास से थे, वही वोट देने के एलिजिबल थे। और 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ब्रिटिश के ऊपर बर्डन आने लग जाता है और ब्रिटिशर्स भी अब जल्दी से इंडिया को छोड़ के जाना चाहते होते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि वो ज़्यादा जून 1948 तक ही रहेंगे। पर हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि पाकिस्तान की जो डिमांड होती है वो सबसे पहले 1940 में जिन्ना लाहौर रिजोल्यूशन में लाते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि पाकिस्तान चाहिए, पर वो डिफाइन नहीं करते हैं कि उन्हें पाकिस्तान कोई देश चाहिए या कोई प्रोविंस चाहिए। जहाँ पे ब्रिटिशर्स कैबिनेट मिशन भी लाते हैं 1946 में, जो एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है डायरेक्ट एक्शन डे का, जहाँ पे कैबिनेट मिशन कहती है कि वो इंडिया को 3 ग्रुपों में बांटेगी, A, B, C, और उनमें से 2 प्रोविंसेस मुस्लिम मेजॉरिटी होंगी और 1 हिंदू मेजॉरिटी होंगी, और जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके पास इन्हीं चीज़ों का कंट्रोल होगा और ज़्यादा पावर प्रोविंसेस के पास होगी, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग इसे एक्सेप्ट कर लेती है और कांग्रेस भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। साथ ही में कैबिनेट मिशन इसलिए भी होता है ताकि ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटिश टू इंडिया हो सके और साथ ही में एक इंटरिम गवर्नमेंट बन सके, एक इंटरिम गवर्नमेंट जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों से बनेगी, और वो तब तक रहेगी जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन और पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं आ जाती है इंडिया में। पर जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे इसका रिजेक्शन करने लग जाती है मुस्लिम लीग। जब हम देखते हैं 10 जुलाई को जब नेहरू से पूछा जाता है आपके कैबिनेट मिशन में बदलाव चाहेंगे और आप इसमें क्या स्टेटमेंट देंगे, तो नेहरू कैबिनेट मिशन में बदलाव की भी बात करते हैं और साथ में एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो जिन्ना को पसंद नहीं आती, और जिन्ना 29 जुलाई 1946 को कह देते हैं कि 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे बनेगा, और वो ये भी कहते हैं कि वो वॉर नहीं चाहते हैं, पर अगर कांग्रेस वॉर चाहती है तो वो उसमें पीछे भी नहीं रहेंगे और उनको या तो इंडिया विभाजित देखना पड़ेगा या तो इंडिया बर्बाद देखना पड़ेगा। इंडिया विल बी डिवाइडेड और डिस्ट्रॉय। और ये वही जिन्ना है जो 1905 में आइडियलाइज किए जाते थे मुस्लिम हिंदू की यूनिटी के लिए, आज वही पार्टीशन की मांग कर रहे थे, बोल रहे थे कि इंडिया डिवाइडेड होना चाहिए। इस बिहेवियर को बहुत अच्छा समझाते हुए मैं एक बुक को रिकॉल कर सकती हूँ, प्लासी टू पार्टीशन, जिसमें एक बहुत अच्छी लाइन है जिन्ना की इस चीज़ को बताते हुए। फॉर कायदे-आज़म हु बिलीव थ्रू आउट हिज लाइफ इन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स द डे फाइनली अराइव टू बिड गुड बाय टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स एंड प्रिपेयर हिज मुस्लिम नेशन फॉर एजिटेशनल पॉलिटिक्स। इसका कहने का मतलब है कि जो इंसान कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में बिलीव करता था आज वही उसे गुड बाय कर रहा है सिर्फ अपनी एजिटेशनल पॉलिटिक्स के लिए। और ये दिखाती है कि कैसे जिन्ना ने अपने आप को पूरा बदल लिया था पार्टीशन के नाम पे और पाकिस्तान की डिमांड में अपनी एजिटेशन पॉलिटिक्स की वजह से। और ऐसे ही डायरेक्ट एक्शन डे की भी मांग उठती है। डायरेक्ट एक्शन डे जिसके बारे में ऐलान तो हो चुका था पर लोगों को पता नहीं था कि ये कितनी बड़ी भयानक चीज़ बनने वाली है। जहाँ पे बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार होती है, वहाँ के मुख्यमंत्री HS सुब्रमण्यम पुलिस को छुट्टी दे देते हैं और इसे रेक्टिफाई भी कर देते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल फेडरिक, जो कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि कैसे सुब्रमण्यम भी चाहते थे कि पुलिस ना हो और ये दंगा एक बहुत बड़े आग में बदले। जहाँ पे वो 16 अगस्त को ना सिर्फ छुट्टी दे देते हैं पुलिस ऑफिसर्स की, बल्कि कोई ट्रैफिक हवलदार भी नहीं दिखता है। और साथ ही हम देखते हैं कि सुबह सुबह एक स्टार मैगजीन होती है जहाँ पे पूरा प्लान लिखा होता है कि क्या होना है डायरेक्ट एक्शन के दिन। साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि मुस्लिम लीग के कुछ लोग तैनात होते हैं मस्जिदों के बाहर, जहाँ पे वो उन लोगों को भड़काने लग जाते हैं, उन लोगों को लेके आते हैं आर्चिटरी मॉन्यूमेंट में जहाँ पे मुसलमानों की बहुत बड़ी भीड़ जुटती है और सुब्रमण्यम वहाँ पे स्पीच देते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि पुलिस आपको कहीं पे भी रोकेगी नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं और पुलिस तो है ही नहीं, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पुश कर रहा था लोगों को हिंसा करने के लिए। जब लोग सुब्रमण्यम की वो स्पीच सुन के वापस आ रहे होते हैं तो वो आक्रोश में होते हैं और तभी हिंसा शुरू हो जाती है। पहले दिन मुसलमान करते हैं और दूसरे दिन हिंदू हिंसा करते हैं और इस हिंसा की वजह से 4000 लोगों की जान चली जाती है और ये द ग्रेट कलकत्ता किलिंग बनती है। और डायरेक्ट एक्शन डे के होते ही उसके कुछ दिनों बाद ये दंगे और देश में फैलने लग जाते हैं, जहाँ पे बिहार में नोखाखली में और भी बहुत जगह दंगे फैलने लग जाते हैं, जहाँ पे कहीं पे मुसलमानों को पूरी तरीके से मिटा दिया जाता है और कहीं पे हिंदुओं को पूरी तरीके से मिटा दिया जाता है। और इससे कांग्रेस को समझ आ जाता है और ब्रिटिशर्स को भी समझ आ जाता है कि अब तो पार्टीशन करना ही पड़ेगा, अब तो विभाजन करना ही पड़ेगा जी। यहाँ पे मुझे एक बहुत बढ़िया लाइन याद आती है सरदार पटेल की, जहाँ पे वो कहते हैं कि या तो हमें एक विभाजित इंडिया देखना पड़ेगा या तो बहुत विभाजित इंडिया देखने पड़ेंगे। और ये बात दिखाती है उस समय के सिचुएशन को जहाँ पे विभाजन करना ही पड़ता है, जहाँ पे कांग्रेस तो पहले खिलाफ थी पर उसे बाद में एक्सेप्ट करना पड़ता है। पर विभाजन के 2 लोग हमेशा ही खिलाफ रहे हैं, एक बादशाह खान जिसे हम खान अब्दुल गफर खान कहते हैं और दूसरे
गांधी जी, और इसी तरह इंडिया का विभाजन होता है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई।